नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की लिबाच ओक्साना को 7-5 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में विनेश ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जापान की यूई सोसाकी को हराया था। रेसलिंग में 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है। 50 किलोग्राम विमेंस इवेंट में जापान के सोसाई यूई मौजूदा चैंपियन है। विनेश फोगाट टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी हैं जिसने आज बैक टू बैक मैच जीते हैं। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। पहलवान विनेश फोगाट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। हर राष्ट्रभक्त उनके बारे में बात कर रहा है, उनके मेडल की कामना कर रहा है। इस बीच फिर से पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि विनेश की जीत पर समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे रिएक्ट करूं। पहली बार समझ नहीं लग रहा कि हम खुश हो रहे हैं या रो रहे हैं। सारा भारत इस मेडल की बाट देख रहा है। हर किसी की आंखें नम हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विनेश अकेली नहीं बल्कि सारे ही देश की सभी महिलाएं लड़ रही हैं। विनेश, आप सच में ही रिकॉर्ड कायम करने के लिए पैदा हुई हैं। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी आप लक्ष्य पर आंखें गड़ोई बैठी हो। हमारी यही दुआ है कि बस ये सोना भारत आए। पहलवान गीता फोगाट ने कहा है कि जमाना झुकता है, बस झुकाने का जुनून होना चाहिए। बता दें, विनेश फोगाट का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:15 पर शुरू होगा। आगे पीछे हो सकता है। बीजेपी सांसद रहे और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को धरनाजीवी खिलाड़ी कहा था। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि विनेश को धरनाजीवी बताया था बीजेपी सांसद ने। क्या करारा जवाब दिया है भारत की बेटी ने। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता है। वाह। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी जी, आज आप किस मुंह से इन्हें फोन करेंगे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि क्या मोदी जी विनेश फोगाट को फोन भी लगाएंगे। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने आज पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के भाला फेंक क्वालिफिकेशन राउंड में अपने पहले प्रयास में 89.34 मीटर का शानदार थ्रो किया। ये नीरज के करियर का दूसरा सबसे लंबा थ्रो है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर का है। ये थ्रो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में फेंका था। इस थ्रो के बलबूते नीरज चोपड़ा ने आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल मुकाबला गुरुवार 8 अगस्त को रात 11:55 पर खेला जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश जारी कर देश की संसद को भंग कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस विंग की ओर से भेजे गए नोटिस में मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई है। इस नोटिस में बताया गया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और छात्र आंदोलनों के नेताओं की राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हुई बैठक के बाद राष्ट्रीय संसद को भंग करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। बता दें, साल 7 जनवरी को चुनाव के बाद इस संसद का गठन हुआ था। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ देश में जो हुआ है उसको देखकर भारत में भी सरकार के रुख में बदलाव हुआ है। काफी समय से सरकार और विपक्ष अलग अलग विमानों में सवार थे और सत्ता पक्ष विपक्ष को भाव नहीं दे रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश के मामले में विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक भी की है और राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के व्यवसाय और मंदिरों को निशाना बनाए जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के व्यवसाय और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजदूतों और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें वहां की एजेंसियां। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। भारत में सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने सदन को बताया है कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में करीब 19 लाख भारतीय रह रहे हैं। हालांकि करीब 10 लाख लोग जुलाई के महीने में ही भारत आ गए हैं और वहां फिलहाल ज्यादातर भारतीय छात्र रह रहे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने काफी कम समय में भारत में फ्लाइट लाने के लिए अनुमति मांगी। वो कल शाम में दिल्ली पहुंची हैं। एस जयशंकर ने बताया है कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद से ही विरोध का सिलसिला शुरू हुआ था। भारत सरकार ने बांग्लादेश संकट पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में फिलहाल जो हो रहा है उस पर हमने संसद में सर्वदलीय बैठक में बात की। हमें खुशी है कि बांग्लादेश के मामले में सरकार के मौजूदा रवैये को सांसदों का पूरा समर्थन मिला। इससे पहले सोमवार की रात को पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्हें बांग्लादेश में सामने आ रहे हालात के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद करने का आश्वासन दिया है। बता दें, हसीना सोमवार शाम भारत पहुंची थी और उन्हें भविष्य में अपने अगले कदम के लिए समय दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो ब्रिटेन में रहने के लिए मंजूरी मांग रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी है। चिदम्बरम ने कहा कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति के बारे में पूछा। राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि क्या बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी हाथ है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के सवाल के जवाब में कहा, बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश से जाने और इस्तीफा देने के बाद देश में राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई है। बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर मंगलवार दोपहर 2 बजे तक अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ तो देश में राजनीतिक शून्यता पैदा हो सकती है। मंगलवार को ढाका में एक ब्रीफिंग में बीएनपी ने कहा कि उनकी ओर से अंतरिम सरकार के लिए राष्ट्रपति को कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से मांगे जाने पर बीएनपी नाम भेजेगी। पार्टी ने भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की ओर से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का नाम प्रस्तावित करने के संबंध में ये बात कही। पार्टी की ओर से कहा गया है कि उसे छात्रों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सर्वदलीय मामलों को महत्व दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने धान मंडी स्थित बंगबंधु स्मृति जादूघर में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। बांग्लादेश के राजशाही जिले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की विरासत को संजो कर रखने के लिए इस संग्रहालय बनाया गया था। इस संग्रहालय में रखी शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के चतराबाड़ी, पड्डा, मोहम्मदपुर, अदाबार समेत कई पुलिस स्टेशनों पर रात भर हमले और लूटपाट हुई। सोमवार को कई थानों पर हमले हुए। कई जगहों पर गुस्साए भीड़ की पुलिस से झड़प भी हुई। कई थानों से पुलिसकर्मी भाग गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की सुबह मोहम्मदपुर थाना मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। पुलिस थाने के कुछ कमरों से धुआं उठता देखा जा सकता था। पुलिस स्टेशन परिसर में कई जली हुई कारें और फर्नीचर देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी को 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डाला था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में 70 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब राष्ट्रपति ने 78 साल की खालिदा जिया के अलावा सभी प्रदर्शनकारी कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि शेख हसीना ने अपने पिता बंगबंधु मुजीबुर रहमान की विरासत को नष्ट कर दिया। द प्रिंट से बातचीत में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया है, हम अब एक स्वतंत्र देश हैं। बता दें, यूनुस पर हसीना सरकार ने 190 से अधिक मामलों में आरोप लगाए थे। बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेता नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश को चलाने के लिए गठित होने वाली अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम प्रस्तावित किया है। उन्होंने राष्ट्रपति से जल्द प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने का आग्रह किया। इस्लाम ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार का मुखिया बनने के बारे में उनकी प्रोफेसर यूनुस से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद यूनुस से भी बात की है। वो छात्रों की अपील पर बांग्लादेश के लिए ये अहम जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हो गए हैं। सांप्रदायिकता की कट्टर आलोचक निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा किया। नसरीन ने कहा कि हसीना ने इस्लामवादियों को खुश करने के लिए उन्हें बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया था और वही इस्लामवादी छात्र आंदोलन का हिस्सा थे जिसने उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था। नसरीन ने कहा कि हसीना ने इस्लामिक कट्टरपंथी को खुश करने के लिए 1999 में मुझे मेरे देश से बाहर निकाल दिया,
जब मैं अपनी मां को उनकी मृत्युशैया पर देखने के लिए बांग्लादेश में दाखिल हुई थी और मुझे फिर कभी देश में प्रवेश नहीं करने दिया। वही इस्लामी कट्टरपंथी छात्र आंदोलन में शामिल रहे जिन्होंने आज हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। बता दें, तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके बाद वो भारत आकर रहने लगी थी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि बांग्लादेश में कोई भी अंतरिम सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के नियम और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा के मुताबिक बननी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे नहीं पता कि शेख हसीना ने उनके देश में शरण मांगी है या नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पत्रकारों से कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग वहां की सरकार का भविष्य तय करें। उन्होंने कहा कि जवाबदेही कैसी हो सकती है, यह बांग्लादेश के कानून में देखना चाहिए। हिंसा करने और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैथ्यू मिलर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शेख हसीना ने अमेरिका में राजनीतिक शरण मांगी है नहीं। आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों के नेताओं ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर से 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए मंगलवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा से जीएसटी खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। उन्होंने जीएसटी खत्म करो के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक और सरदर्द का सामना कर सकती है। गोरखपुर में डॉन से नेता बने हरशंकर तिवारी की मूर्ति के लिए बनाए गए मंच के विध्वंस ने आदित्यनाथ और तिवारी परिवार के बीच पुराने झगड़े को फिर से जन्म दे दिया है। भाजपा के लिए अधिक चिंता की बात यह है कि इससे राज्य में ठाकरों के खिलाफ ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ने का खतरा है। माना जाता है कि पिछले साल 16 मई को तिवारी की मृत्यु ने गोरखनाथ मठ, जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं जो कि ठाकुर हैं, और तिवारी का निवास स्थान और पूर्व यूपी में ब्राह्मण राजनीति का केंद्र हाता के बीच प्रतिद्वंदिता को शांत कर दिया था। हालांकि 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री और कथित तौर पर यूपी के पहले माफिया डॉन तिवारी की प्रतिमा के लिए उनके पैतृक गांव टांडा में बने मंच को ध्वस्त करने की प्रशासन की कार्रवाई ने 2 सत्ता केंद्रों के बीच फिर से टकराव पैदा कर दिया है। समाजवादी पार्टी, जिसे भाजपा से ब्राह्मणों को लुभाने का मौका दिख रहा है, उसने आदित्यनाथ सरकार पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विध्वंस के एक दिन बाद पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का बुलडोजर अब तक दुकानों और घरों पर चलता था, लेकिन अब ये मृतकों के सम्मान पर लुढ़कने लगा है। गोरखपुर में योगी और तिवारी परिवार के बीच बढ़ रहे बवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। मूर्ति के विवाद के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा कि गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं है। इसे उनकी सीएम योगी के साथ चल रही अंदरखाने की खटपट से जोड़कर देखा जा सकता है। इसके साथ ही तिवारी के बेटे कौशल ने कहा कि सरकार ने चबूतरों को तोड़कर गलती की है। क्या अब हमें सांस लेने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत है? करीब 1 दर्जन प्रधानों के समूह ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए आवेदन दिया था। संविधान की अब इज्जत घटाई जा रही है। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया है। छोटी क्लास से ही बच्चे संविधान और देश को मिली आज़ादी का महत्व इस प्रस्तावना के जरिए जानना शुरू करते थे, लेकिन ठीक उसी वर्ग को अब संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से रोक दिया गया है। अब ये प्यारा शब्द हम भारत के लोग छोटी क्लास के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। इस साल एनसीईआरटी ने कक्षा 3 और कक्षा 6 की कई पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है। प्रस्तावना की जगह भाषा और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय बढ़ाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले सप्ताह से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल ने कहा है कि आगे हर दिन पे ये गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कियर स्टामर ने कहा कि हालात को काबू करने के लिए विशेषज्ञ पुलिस अफसरों का दल तैनात है। प्लिमथ में पुलिस ने कहा कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस अफसर घायल हो गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।